कट ऑफ आप देख सकते हैं कि उसमें 90 के आसपास, 95 के आसपास, 100 के आसपास कट ऑफ जा रहा है कैटेगरी के हिसाब से। तो कट ऑफ को देखकर अपन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और कुछ यूनिट्स को अपन छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो अपन यूनिट्स को कुछ छोड़ भी सकते वो आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो छोटे हिस्से उसको तो पूरा पढ़े, लेकिन जो बड़े हिस्से हैं उपन्यास वाले जो हिस्से हैं उसके जो नोट्स हैं उसको आप 3-4 दिन में उसको 5-6 बार 7 बार रिवाइज कर जाए। और इस तरीके से आगे टेक्स्ट का खंड है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, अन्य गद्य विधाएँ हैं, वो अलग अलग लगा दी गई हैं। एक बार समझ लिया जाए, याद कर लिया जाए तो वो पूरा बहुत अच्छे से सही हो जाता है। फिर आता है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का खंड। हमें यहाँ पे मंथली 950 रुपये के आसपास या रूम रेंट देना पड़ता है, और 4000 के आसपास हमारा खाने का हमेशा महीने का बिल रहता है। मैं बैकग्राउंड से मैच करके देगा इसका सिलेबस कि मेरे को क्या क्या पहले से आता है और इसमें मेरे को और क्या करने की ज़रूरत है। कुछ वैसा ही है कि आपको ज़रूरत है कि आप देखिए कि पेपर कैसे बदल रहा है, और जब आप तैयारी करें तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम यूजीसी नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं, भैया जिन दोस्तों ने क्वालिफाई किया है आप उनके साथ वीडियोस बनाइए, उनसे हमें जो जानकारी मिलेगी उससे हमारी कुछ मदद हो पाएगी। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं दिनेश कुलदीप जी और विश्वदीप राज। इनसे ही जानेंगे। इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही नेट और सेकंड टाइम में जेआरएफ क्वालिफाई किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया था। और अभी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको हॉस्टल मिला है, उसी में ही हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं पहली बार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और क्या आपने कोचिंग की हेल्प ली थी इसके लिए या नहीं? हाँ, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान कोई भी कोचिंग नहीं ली। जो भी तैयारी करी अपने सेल्फ स्टडी से करी, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करी है। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग वाले के भटकाव में आ जाते हैं। आपने बिना कोचिंग के ही कर दिखाया, तो पेपर 1 की रणनीति कैसे आपने अपनी बनाई थी? देखो, अगर अपन पहले नेट का अगर पहले पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसकी यूनिट्स को देखते हैं, तो 10 की 10 यूनिट 10 अलग अलग सब्जेक्ट से आती है। अगर उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, उसका मैथ का पोर्शन हो, डीआई हो, एनवायरनमेंट हो, हायर एजुकेशन हो, या लॉजिकल रीजनिंग हो, ये सब की सब अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग डायमेंशन से आती है। तो एक स्टूडेंट्स के लिए सबकी 10 की 10 यूनिट में कमांड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन अगर इस पहले पेपर की कहीं कोचिंग भी लेते हैं तो वहाँ भी इस पेपर को कोई एक टीचर नहीं पढ़ाएगा। वहाँ भी कम से कम 4 या 5 टीचर ऐसे होते हैं जो इसको पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है को इसकी तैयारी करने के लिए। तो इसकी स्ट्रेटजी मैंने ये करी थी कि मैंने पहले सीसेट की कोचिंग कर रखी है, तो मैंने पहले अपने बैकग्राउंड से मैच करके देखा इसका सिलेबस कि मेरे को क्या क्या पहले से आता है और इसमें मेरे को और क्या करने की ज़रूरत है ना। उसके बाद मैंने सिलेबस देखा, तो मेरे को उसमें 10 यूनिट में से 3-4 यूनिट ऐसी लगी जिसमें मेरी कोई कमांड नहीं थी, और अगर मैं उसमें ट्राई करता, उसमें अटैम्प्ट करता, तो मैं शायद उसमें फेल ही होता। तो मैंने क्या किया कि 10 यूनिट में कुछ यूनिट ऐसे छांट ली जिनको मेरे को छोड़ देनी थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मुश्किल से 1 से 1.5 महीना मेरे पास टाइम था नेट की तैयारी करने के लिए। तो मैंने जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो इनका मेरे पास रिसोर्स भी नहीं था और मेरे लिए थोड़ा पढ़ने में या समझने में थोड़ी मुश्किल भी थी, तो मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। बचा मेरे पास हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, आईसीटी वगैरह। तो ये चीज़ें मेरी रेंज में थी, तो मैंने इनको बहुत अच्छे से कवर किया। कॉम्प्रिहेंशन मेरे को पहले से आता था, इसकी तैयारी मैंने सीसेट में कर रखी थी पहले से, और डीआई की मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी। तो यही सब था कि मैंने पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को इसमें क्या छोड़ना है और इसमें मेरे को क्या पढ़ना है। जो मेरे को पढ़ना था उसके लिए मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया, उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाई, और जो मेरे लिए मुश्किल था मैंने उस पर कम टाइम लगाया। अच्छा, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, ये आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से ही मिला है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, हमें ये एमए में हम यहाँ एनरोल्ड हैं। हमारा एमए यहाँ का कोर्स चल रहा है हिंदी डिपार्टमेंट से। यहाँ हमें बिल्कुल हिंदी विश्वविद्यालय की तरफ, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से हमें सारी सुविधाएं लगभग यहाँ मिली हुई है। अच्छी खासी लाइब्रेरी है, यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए कॉमन रूम भी दे रखा है, जिम भी है यहाँ पे अच्छा खासा। तो लगभग जितनी भी मूलभूत आवश्यकता थी सारी हमें मिली हुई है यहाँ पे। आपको मंथली पेमेंट भी करना पड़ता है क्या? हाँ, हमें यहाँ पे मंथली 950 रुपये के आसपास या रूम रेंट देना पड़ता है,
और 4,000 के आसपास हमारा खाने का हमेशा महीने का बिल रहता है। यानी कि लगभग 5,000 में मोटा मोटी हो जाता है। हाँ, लगभग 5,000 में मान के चल सकते हो। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा विश्वदीप जी कि आपने सेकंड पेपर की तैयारी कैसे की थी, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में ही JRF क्वालिफाई किया, और आप कहाँ से हैं? माइक में आपको दे रहा हूँ, आप बताइए। सबसे पहले धन्यवाद शिवम जी, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बिहार से हूँ। बिहार में पटना ज़िले में बाढ़ एक शहर है, वहाँ से मैं आता हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई वहीं से हुई है, बाढ़ से। और मैं मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज से वर्तमान में मेरा मास्टर्स चल रहा है 4th सेमेस्टर में। और पेपर 2 की जहाँ तक बात करें तो पेपर 2 जैसे कि पेपर 1 में ही है, अलग अलग यूनिट है, वैसे ही पेपर 2 में सिलेबस डिफ़ाइन कर दिया गया है। उसमें अलग अलग यूनिट्स कर दिए गए हैं, जिसमें भाषा खंड है पहले यूनिट में, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इस तरीके से आगे टेक्स्ट का खंड है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, अन्य गद्य विधाएँ हैं, वो अलग अलग लगा दी गई हैं। तो देखा जाए तो ये एक थोड़ा वास्ट सिलेबस वाला पेपर है। और प्रश्नों एग्ज़ाम के प्रकृति से देखें तो 150 प्रश्नों का जो पेपर होता है, उसमें 100 प्रश्न जो होते हैं वो पेपर 2 से आते हैं। तो एक बड़ा पोर्शन जो होता है वो पेपर 2 का होता है। और एग्ज़ाम में रिजल्ट की जो कट ऑफ होते हैं उस हिसाब से भी देखें तो बहुत बड़ा मार्जिन जो होता है, मान लीजिए अगर 90-95 के आसपास अगर कट ऑफ जा रही है तो एक बड़ा पोर्शन 60, 70, 80 नंबर का जो है वो आप पेपर 2 से ही निकाल ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है पेपर 2। तो पेपर 2 की मेरी तैयारी की स्ट्रेटजी ये थी कि इसमें हर खंड के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। जैसे पेपर 1 में अगर भाषा का खंड ले तो एक ऐसा खंड है जहाँ से थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारी लेकर के आप इसके प्रश्न को सही कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो बुक्स है, गाइड बुक्स होती हैं, जैसे कि गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक आती है, इसके अलावा दृष्टि की पुस्तक आती है, वहाँ से भाषा खंड का हिस्सा पढ़ के वो 40-50 पेज के नोट्स होते हैं उसमें, जिसको आप सही तरीके से पढ़ करके थोड़े कठिन है याद करने, मुश्किल, लेकिन अगर एक बार समझ लिया जाए, याद कर लिया जाए तो वो पूरा बहुत अच्छे से सही हो जाता है। फिर आता है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का खंड। हिंदी साहित्य का इतिहास का खंड काफ़ी बड़ा है, उसमें आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल करके है। वहाँ पे अभी क्या है कि सबसे पहले हमें बात इस चीज़ पे करनी होगी कि पेपर 2 या पूरे पेपर की प्रकृति कैसे आ रही है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सारे एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, खासकर नेट के एग्ज़ाम में इन्होंने पेपर का लेवल बढ़ा दिया है। बढ़ाने का कहने का मतलब है कठिन किया है। और कठिन कहने का मतलब है कि पहले क्या थे, फैक्चुअल जानकारियाँ आती थी, तथ्यात्मक चीज़ें आप रटे और जाए, और एक ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करें, सही हो गया, आप सही करके चले आ रहे हैं, आपका हो गया। पर अब वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप अगर जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ पे प्रश्न को सही करने के हालात में नहीं रहेंगे। आपसे पूछे जा रहे हैं, कथनों के रूप में प्रश्न आ रहे हैं, एक ही प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, उनमें से 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। पता चला कि आप 2 कथन तो जानते हैं, बाकी के 3 कथन आपको पता ही नहीं है, तो आप सही नहीं कर पाते। तो मतलब कि धीरे धीरे पेपर का लेवल बहुत बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे पेपर 2 को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और न केवल फैक्ट रटने के हिसाब से पढ़े बल्कि कॉन्सेप्ट। और ये चीज़ मैंने अप्लाई करी थी जब मेरा पेपर था। हुआ ये था कि सब अपनी तैयारी में लगे थे, और चूँकि पिछले बार के पेपर में थोड़ी थोड़ी उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया था कि हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं। पेपर, मैं सबको यही बोलूँगा कि आप पेपर शुरू करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले आप पिछले पेपर का एनालिसिस ज़रूर करें। बिना करे आप पेपर उठाएं ही ना, तैयारी शुरू ही ना करें, क्योंकि उससे पता चलता है चल क्या रहा है। तो मैंने देखा था कि ये जो है टेक्स्ट के जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा घुस रहे हैं और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हैं। तो मैंने वही स्ट्रेटजी बनाई, मैंने ज़्यादा टेक्स्ट में पढ़ाई करने की कोशिश की, तथ्यात्मक कम करके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी, वो चीज़ वहाँ काम आई। और जब आप एनालिसिस करते तो पता चलता है कि हिंदी साहित्य के खंड में कुछ पिछले 1-2 सालों से जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का खंड है, वहाँ से उन्होंने प्रश्न बहुत कम बनाए हैं। बरक्स उन्होंने आधुनिक काल से अधिक प्रश्न बनाए हैं। तो आपको वहाँ पे जब आप एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जो बहुत बड़ा सवाल होता है तैयारी के दौरान। तो हमने वही किया था, आधुनिक काल पे ज़्यादा फोकस किया और बाकी काल पे कम। ऐसा नहीं आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कल को आधुनिक काल से कम आदिकाल से प्रश्न उन्होंने बना दिया तो आप कहाँ, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो हमारी कोशिश थी कि पेपर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। इसके बाद फिर आगे के जो खंड है उसमें चूँकि गद्य विधाओं में कविताएं, गद्य विधा के में जो उपन्यास है, नाटक है, अन्य गद्य विधाएं हैं, कहानियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है लगी हुई हैं। जैसे 21 कहानियाँ लगी हुई है, 14-15 के आसपास उपन्यास लगे हुए हैं, नाटक लगे हुए हैं इतने के आसपास। तो जब आप इसको पढ़ने बैठे हैं, उपन्यास अब अगर 14 पढ़ने बैठ जाए तो आपका समय कब निकल जाएगा पता नहीं चल पाता है। तो इसमें हमें लगाना पड़ता है स्मार्ट स्ट्रेटजी। आप पूरा एक साथ उपन्यास आए बैठ नहीं, बहुत मोटे मोटे हैं, आप उसको पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि उसके लिए जो हमने किया था उसके जो नोट्स अवेलेबल हो पाते हैं कहीं से तो वो कर लीजिए। जैसे हमने दृष्टि की बुक प्रेफर करी थी। अभी क्या है कि प्रभाकर प्रकाशन से पुस्तक आती है, वो उन्होंने काफ़ी नोट्स बना रखी है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं, जो उपन्यास है पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके नोट्स जो हो सकते हैं, जो तथ्यात्मक है, उनको आप ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। एक बार नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ें। जो छोटी चीज़ें हैं जैसे कहानी है, निबंध है, अन्य गद्य विधाएं के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, भोलाराम का जीव नाम का जो टेक्स्ट लगा हुआ है, या फिर और भी छोटी रचनाएं जो हैं, जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, कहानी, निबंध, नाटक, इन सब को आप बार बार पढ़ें। क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे बने आ रहे हैं। पिछले बार मेरे मतलब कहानियों में, जैसे आकाशदीप एक कहानी है, उसमें घटनाओं को उन्होंने देख करके पूछा था कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी, उसे आप क्रम से लगाएं। अब जब तक आप उसे पढ़ते नहीं है उस कहानी को, आपको पता ही नहीं चलता कौन सी कहानी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। तो ये आपको वहाँ से देखना पड़ता है। तो जो छोटे पोर्शन है वहाँ तो आप उसको एक बार नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार करके रिवाइज कर ले और कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर में उसको रिवाइज करते रहें। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। भले वो आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो छोटे हिस्से उसको तो पूरा पढ़े, लेकिन जो बड़े हिस्से हैं, उपन्यास वाले जो हिस्से हैं, उसके जो नोट्स हैं उसको आप 3-4 बार, 3-4 दिन में उसको 5-6 बार 7 बार रिवाइज कर जाए। तो ये स्ट्रेटजी हमने अपनाई थी उस समय पे कि कम पढ़ना है पर बहुत बार पढ़ना, इतना पढ़ना है कि आप कहीं आपके दिमाग से वो स्लिप ना हो जाए, एग्ज़ाम में कहीं छूट ना जाए। थोड़ा सा ये और जानना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए तरसते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और किसी न किसी वजह से ये हमेशा चर्चाओं में भी बना रहता है। आप लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कि राजस्थान से हम यहाँ पे पढ़ना है, तो कुछ हम अलग लाइफ जी रहे हैं, कुछ अलग सीख पा रहे हैं यहाँ से? नहीं, जब हम अपने ग्रेजुएशन के दौरान जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ दोस्तों के बीच में बैठते थे तो हमेशा आप सोचते थे करियर को लेकर हमें अपनी मास्टर्स कहाँ से करनी है, पीएचडी कहाँ से करनी है। तो हमेशा जेएनयू, डीयू, ये 2 विकल्प सबसे ऊपर होते थे। तो ये एक तरह से गांव के बच्चों के लिए बहुत बड़ा सपना होता था कि हम डीयू में पढ़े, जेएनयू में पढ़े। तो कहीं ना कहीं हमने इसकी तैयारी अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने डीयू का, जेएनयू का जो लाइव था, जो यूट्यूब पे बहुत देखा था, वीडियो में बहुत देखा था, तो हमने उसकी तैयारी चालू करी। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, यहाँ आए तो यहाँ का कैंपस देखा, यहाँ के लोग देखे, यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, पीएचडी वाले हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो चीज़ें देखी। तो वाकई में लगा कि कुछ तो बात है डीयू में, जेएनयू में। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है। तो वो चीज़ें देख के, वो चीज़ें करके उनमें इन्वॉल्वमेंट होकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 1-2 मिनट में ही आपसे जानना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं, कि आप लोगों को ये हॉस्टल कैसे मिला? बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि अगर भैया वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया थी जिसके तहत आपको ये मिला? दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी के लिए, यूजी में क्या है, अपने अपने हॉस्टल, जो अपने अपने कॉलेज हैं वहाँ उनके अपने हॉस्टल्स होते हैं। पीजी में यूनिवर्सिटी ने 4-5 हॉस्टल्स जो है वो बना रखे हैं, जो अलग है, जो कैंपस में ही आते हैं पर किसी कॉलेज के अंदर नहीं है। जैसे ये मानसरोवर हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, तो हर हॉस्टल के लिए अलग से फॉर्म निकलती है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो सीयूईटी, अभी चूँकि सीयूईटी के से एडमिशन हो रहा है, तो जो आपका सीयूईटी स्कोर है आप उसको ले करके आप जाते हैं और हर हॉस्टल अपनी अपनी फॉर्म निकालती है एडमिशन के लिए। आप उसमें फॉर्म डालेंगे, उसके बाद जितने बच्चों ने फॉर्म डाला है और जितनी सीटें होती है उस हिसाब से आपकी छटनी होती है, और जो टॉप जितनी सीटें होती हैं और जो ज़्यादा नंबर वाले आपके सीयूईटी स्कोर है उस हिसाब से वो फिर क्या होते हैं, छांट करके एडमिशन लेते हैं। अब समस्या ये है कि यहाँ सीटें काफ़ी कम होती है हॉस्टल्स में। जैसे जब मानसरोवर हॉस्टल में 6 सीटें हिंदी विषय के लिए है, तो अब 6 बच्चे जो है वही जो टॉप में है उन्हीं को केवल इसमें एडमिशन मिल पाता है। ऐसे ही और भी जुबली है, ग्वायर हॉल है,
पीजी मेंस हॉस्टल है, कोठारी हॉस्टल है, तो अलग अलग हॉस्टल है, वहाँ पे 4-5 सीटें आती हैं और वो आपके सीयूईटी या स्कोर जो है उसके हिसाब से जो टॉप बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। और ये अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग फॉर्म आती है, उसे आपको भरना होता है यहाँ एडमिशन लेने के। किशन जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, अक्सर बहुत सारी फंड के सवाल होते हैं कि जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो कट ऑफ बार बार बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए स्टूडेंट कैसे अपडेट रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने पहले ही तैयारी की है, तो किस तरीके से स्टूडेंट अपने आप को बदलें, कैसे अपडेट रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं? ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य का नेट जेआरएफ के लिए कट ऑफ लगातार गिर रहा है। मार्च में, उसके बाद जून में, दिसंबर में लगातार नेट के लिए या जेआरएफ के लिए कट ऑफ गिर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट को उस कट ऑफ को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अब कट ऑफ इसे नीचे क्यों गिर रहा है, इसका मतलब है कि पेपर का पैटर्न बदल रहा है, उसमें फैक्चुअल चीज़ें कम पूछकर कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो अपने पास में एनालिसिस करने के बाद एक चॉइस भी हो जाती है कि अपने को 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में से अपने पास 30 या 20 क्वेश्चन में छोड़ने की, उसमें तुकबाजी करने की एक स्कोप रहता है। क्यों? क्योंकि अपने को नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए लगभग 60% या 55% के आसपास क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। अगर अपन 150 क्वेश्चन की तैयारी करने जाएंगे तो अपने पास इतना समय भी नहीं होता, इतनी ऊर्जा भी नहीं होती, न इतने संसाधन होते हैं। तो अगर अपन पिछले कट ऑफ के आधार पर अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो अपने पास एक मोटा मोटी एक स्कोप होता है कि अपने पेपर सेकंड में अगर अपन 60 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, या और पहले पेपर में 30 के आसपास क्वेश्चन ठीक कर लें, तो 90 या 95 ओबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए 95 से लेकर 100 के बीच में अपन क्वेश्चन ठीक करके जेआरएफ आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अपने पास ऊपर के 50 क्वेश्चन बच जाते हैं कि अपन उस 50 क्वेश्चन के साथ क्या करें। तो इसी में अपनी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अपन 10 यूनिट पेपर सेकंड की मिला के और 10 यूनिट पेपर फर्स्ट की मिला के टोटल 20 यूनिट में अगर एनालिसिस करें, उनको देखें कि यार अपनी इन यूनिट्स में से कौन सी यूनिट ऐसी है जिनमें अपना हाथ तंग है, जिसमें हम कमज़ोर है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो वो मैथ डीआई कर लेते हैं आसानी से, रीजनिंग आसानी से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, उनके लिए बस की बात नहीं होती कि वो एग्जामिनेशन हॉल में मैथ्स या डीआई आसानी से सोल्व कर रहे। तो ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए ये चीज़ें ठीक है कि वो कट ऑफ को देख के इन यूनिट्स को साइडलाइन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अपन को 150 में से 150 ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हैं कि उसमें 90 के आसपास, 95 के आसपास, 100 के आसपास कट ऑफ जा रहा है कैटेगरी के हिसाब से। तो कट ऑफ को देखकर अपन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और कुछ यूनिट्स को अपन छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो अपन यूनिट्स को कुछ छोड़ भी सकते हैं। ओके, विश्वदीप, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? यही सवाल मेरा आपसे भी है। कुछ वैसा ही है कि आपको ज़रूरत है कि आप देखिए कि पेपर कैसे बदल रहा है, और जब आप तैयारी करें तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा होता है कि आप जो प्रश्न आप जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं या फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर की ही बात करें तो वहाँ पे 10 यूनिट है, उसमें से आपके 3-4 यूनिट आपके तंग हैं, आप वहाँ से नहीं कर पा रहे, कितना भी मेहनत करें वहाँ से आप नंबर नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप उसमें तैयारी में उसमें अपना सारा समय और ऊर्जा व्यस्त कर देने और खर्च कर देने से अच्छा है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें इतना तैयारी कर ले कि आप उसमें आने वाले प्रश्न आपसे छूट ना पाए। वैसा ही पेपर 2 में है। कुछ लोग जैसे किन्हीं का उपन्यास का पोर्शन या कविता का पोर्शन जो है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो इतना उसमें डूब जाते हैं कि जो आसान पोर्शन है जहाँ पे बहुत ईजिली किया जा सकता है उसको भी वो अपने साथ बहा ले जाता है। तो उन्हें ना तो इधर अंक आ पाते और ना ही उधर अंक आ पाते। तो मेरी यही छोटी सी राय रहेगी आप लोगों के लिए कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपको जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जो वीक है उस पर ऐसा नहीं उसे छोड़ दे, करें पर कोशिश करें और ध्यान रखें कि आपको 100-150 में 150 नहीं सही करने हैं। आपको बस एग्ज़ाम निकालना है और 150 में 90-95 के पास आप इजी ला सकते हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे काम करें और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं दोनों दोस्तों से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।